अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं होता। क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग पैसों के साथ इतना अलग व्यवहार क्यों करते हैं? कोई लॉटरी जीतकर भी दिवालिया हो जाता है, कोई करोड़पति होते हुए भी छोटी गाड़ियों में चलता है, और कोई हर महीने की सैलरी के बाद भी कर्ज में डूबा होता है। तो क्या वो लोग पागल हैं? नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कोई भी पागल नहीं है। कहानी की शुरुआत दो अलग जिंदगी, एक दुनिया 1990 की बात है। राहुल नाम का एक लड़का मुंबई की झुग्गियों में पला बढ़ा। उसके लिए पैसे का मतलब था सुरक्षा, खाना और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। दूसरी ओर अर्जुन, एक बड़े बिजनेस परिवार से। उसके लिए पैसा था, स्टेटस, लग्जरी एंड पावर। दोनों एक ही देश में थे, एक ही जमाने में। भाई पैसे की सोच बिल्कुल अलग। और यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश। हम सब पैसों को अपने अनुभवों से देखते हैं। हर इंसान का दिमाग एक अलग फाइनेंशियल यूनिवर्स है। हाउसल कहते हैं, आप पैसे के बारे में जो सोचते हैं वो आपके बचपन, आपकी कठिनाइयों, आपकी सफलताओं से बनी होती है। अगर किसी ने गरीबी देखी है तो वो ज्यादा बचत करेगा। बच्चा और जिसने कभी पैसों की कमी नहीं देखी वो ज्यादा खर्च करेगा। और दोनों की सोच उनकी नजर में बिल्कुल सही है। इसलिए जब आप किसी को कहते हैं, अरे तू इतना बेवकूफ क्यों है पैसों के मामले में, तो रुको, शायद उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका पौने आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पैसे की सोच और नेक की परवरिश प्लस अनुभव प्लस बानी डर उम्मीदें। पैसा कोई मैथ का सवाल नहीं है जिसे एक ही फॉर्मूला से सुलझा लिया जाए। ये तो एक परियाने भावनात्मक यात्रा, वर्ड है, जहां लॉजिक से ज्यादा असर डालते हैं आपके डर, आपके सपने और आपका अतीत। इसलिए अगली बार जब कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे या फिर कोई एफडी में ही खुश रहे तो उन्हें अजज मत करना। इस अध्याय की सीख क्या है? हम सब अपने पैसों की सोच को खुद की जिंदगी की कहानी से बनाते हैं, और इसलिए किसी को भी पागल कहने से पहले उनकी कहानी को समझो। क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्या वो डर है, या बचपन की कोई कमी, या फिर सिर्फ समाज में दिखावा? सोचिए और खुद से जुड़िए। अगले एपिसोड में जानिए चैप्टर 2, लक और रिस्क। किस्मत और रिस्क जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपके रिजल्ट को कैसे बदलता है। अगली कहानी और भी दिलचस्प है, जहां बात होगी उस आदमी की जो सब कुछ जीत कर सब कुछ हार गया। देखते रहिए किताब गाथा, जहां किताबें नहीं जिंदगी की सच्चाइयां मिलती हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। किस्मत और रिस्क एक सिक्के के दो पहलू। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक जैसे फैसले लेते हैं, एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी पछतावे में बिता देता है। तो क्या फर्क था दोनों में? सिर्फ एक चीज का, दक्षता, लक और रिस्क का। कहानी बिल गेट्स और उसका दोस्त केंट, साल 1968। एक स्कूल, लेक साइड स्कूल, सिएटल में दो लड़के कंप्यूटर से खेलते हैं। एक था बिल गेट्स और दूसरा केंट एवंस। दोनों का सपना था टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलने का। दोनों ही होशियार, जुनूनी और आगे बढ़ने के लिए तैयार। लेकिन केंट की किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक पहाड़ पर चढ़ते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया छोड़ गया। बिल गेट्स कहते हैं, अगर केंट जिंदा होता तो आज मैं शायद माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर ना होता, शायद मैं उसके साथ काम कर रहा होता। क्या आप समझे? सिर्फ मेहनत और टैलेंट नहीं, जिंदगी में लक और रिस्क भी चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। हर सफलता के पीछे किस्मत की छांव होती है और हर असफलता में छुपा होता है रिस्क का साया। आपने किसी को देखा होगा जो ढेर सारा पैसा कमाकर सब कुछ हार बैठा, और किसी को जो अचानक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ गया। क्या वो लोग मूर्ख थे या जीनियस? हो सकता है वो सिर्फ किस्मत के शिकार या विजेता थे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सक्सेस इज नेवर एज मच ड्यू टू हार्ड वर्क एज वी थिंक, एंड फेलियर इज नेवर एज मच ड्यू टू स्टूपिडिटी एज वी बिलीव। मतलब जब आप किसी की सफलता देखकर जले नहीं, और जब आप किसी की हार देखकर उसे नीचा ना समझे।
क्योंकि आपको नहीं पता किस वक्त किसका लक जाग गया और किस पर रिस्क भारी पड़ गया। और सिक्का उछालो, दोनों तरफ जिंदगी है। हर फैसला एक सिक्के की तरह है। एक तरफ किस्मत अला, दूसरी तरफ जोखिम महोदय। आप केवल अपना व्यवहार कंट्रोल कर सकते हैं, नतीजा वो तो समय और हालात तय करते हैं। अध्याय की सीख। जब आप दूसरों की कहानियों को देखें, सफलता या असफलता, तो पूरी तस्वीर को समझें। और जब आप खुद निर्णय लें तो रिस्क का सम्मान करें और किस्मत का अहंकार न करें। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सफलता में कितना हिस्सा आपकी मेहनत का था और कितना वक्त का या किस्मत का? सोचिए, जवाब आपके अंदर है। अगले एपिसोड में जानिए चैप्टर 3, नेवर इनफ। कब काफी होता है काफी, लालच कैसे सब कुछ छीन लेता है। एक ऐसी कहानी जहां करोड़ों कमाने के बाद भी इंसान ने वो गलती की जिससे सब कुछ मिट्टी में मिल गया। देखते रहिए किताब गाथा, जहां हर अध्याय एक आईना है आपकी जिंदगी का। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 3, नेवर इनफ। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो करोड़पति होकर भी बेचैन है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो खुद को गरीब समझता है? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस अध्याय की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स की कहानी से जिसने सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो दिया। नाम था राजत गुप्ता, एक बेहद होशियार, मेहनती और ईमानदार इंसान। इंडिया से अमेरिका गया, पढ़ाई में टॉप, काम में शानदार। वो पहले ऐसे भारतीय बने जो सबसे बड़ी निवेश फर्म मैकिन्जी एंड कंपनी के सीईओ बने। पैसा, इज्जत, नाम, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी को पलट कर रख दिया। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, यानी कंपनी के गुप्त व्यापारिक फैसले किसी और को बताकर पैसा कमाने की कोशिश की। जब पकड़े गए तो कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया जब आपके पास पहले से ही करोड़ों थे? तो जवाब आया, और चाहिए था। यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। कभी कभी काफी का मतलब हमें समझ ही नहीं आता, हमेशा थोड़ा और यही लालच हमें अंधा बना देता है। अब सोचिए, एक और आदमी था, रोनाल्ड रीड। वो एक गैस स्टेशन पर काम करता था और बाद में एक चौकीदार बन गया। उसकी कमाई बहुत मामूली थी, लेकिन उसने धीरे धीरे पैसे बचाए और उन पैसों को शेयर मार्केट में लगाता रहा। न किसी को बताया, न दिखावा किया। जब उसकी मृत्यु हुई तब सब हैरान रह गए। उसने $8 मिलियन यानी करीब 65 करोड़ रुपए डोनेट किए। सब सोच में पड़ गए, एक चौकीदार ने इतना कैसे कमा लिया? क्योंकि उसे पता था कब रुकना है, कब कहना है ये मेरे लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ राजात गुप्ता के पास सब कुछ होते हुए भी वो बस थोड़ा और के पीछे भागते रहे और अंत में सब कुछ खो बैठे। जिंदगी हमें बार बार बताती है, लालच से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, पर हम सुनते नहीं, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है जो ज्यादा कमाता है वही सफल है। पर यह अधूरा सच है। सफल वो है जो अपने लिए यह तय कर पाए, मुझे और नहीं चाहिए, मुझे बस संतोष चाहिए और सुकून। अगर आप हमेशा किसी और से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहेंगे तो यकीन मानिए आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस रेस का कोई अंत नहीं है। और रेस ऐसी हो जहां जीत का कोई अंत नहीं, वो रेस नहीं, वो एक बंधन है। जो इंसान काफी को समझ गया वो खुद को सबसे बड़ी दौलत दे देता है, अंदरूनी आजादी की। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी खुद से पूछा मेरे लिए कितना काफी है? अगर नहीं पूछा तो आज ही जरूर पूछिए, क्योंकि जब तक आपके पास यह जवाब नहीं होगा आप कभी भी चैन से नहीं जी पाए। अब तैयारी कीजिए अगले अध्याय के लिए, जहां हम बात करेंगे उस आदत की जो आपको करोड़पति नहीं, बुद्धिमान और नींव बना सकती है। अगले अध्याय में जानिए चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं है पर आपके पैसे को चुपचाप बड़ा बना सकती है। देखते रहिए किताब गाथा, जहां हर शब्द आपके जीवन से जुड़ा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। क्या आपने कभी यह सोचा है कि अमीर बनने के लिए सबसे बड़ा टैलेंट क्या है? मेहनत,
बुद्धि या सही समय पर सही निवेश? शायद नहीं, क्योंकि इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल एक ऐसी शक्ति के बारे में बताते हैं जिसे हम सब जानते तो हैं पर समझते नहीं। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, कंपाउंडिंग सिर्फ गणित नहीं है, यह एक मानसिक खेल है। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। एक नाम जो आपने जरूर सुना होगा, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर और बुद्धिमान निवेशकों में से एक। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा 50 की उम्र के बाद बनाया और 96% पैसा 60 साल की उम्र के बाद। अब सोचिए, अगर बफेट 30 की उम्र में निवेश करना बंद कर देते या अगर वो 70 की जगह 60 पर रिटायर हो जाते तो क्या वो आज के वॉरेन बफेट होते? शायद नहीं। उनकी असली ताकत उनका आईक्यू नहीं था, ना ही कोई जादुई फॉर्मूला। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी टाइम और पेशेंस। वो बस इतना करते रहे, निवेश लगातार और धैर्य से। और यही है कंपाउंडिंग की सबसे चौंकाने वाली बात। यह धीरे धीरे असर करता है, लेकिन जब असर करता है तो सबको हैरान कर देता है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 500 रुपए बचाते हैं और उस पर 12% की सालाना बढ़ोतरी होती है तो 30 साल बाद आपके पास होंगे 5 लाख नहीं बल्कि 18 लाख रुपए से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ब्याज सिर्फ आपके पैसे पर नहीं बल्कि ब्याज के ब्याज पर भी बढ़ता है। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये एक ऐसा पेड़ है जो शुरुआत में बहुत धीरे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो एक विशाल बरगद बन जाता है। पर दिक्कत कहां आती है? हम सब जल्दी चाहते हैं, 2 बार रिटर्न 10 दिन में, क्रिप्टो में डबल पैसा, लॉटरी जैसी उम्मीदें। लेकिन कंपाउंडिंग एक स्लो मैजिक है जो उन्हीं के लिए काम करता है जो इसे समय देते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स, इट्स अबाउट अर्निंग प्रिटी गुड रिटर्न्स फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको दुनिया के सबसे बड़े जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, बस सक्षम और धैर्यवान बनने की जरूरत है। अब कल्पना कीजिए, एक बच्चा रोज बस एक पेज पढ़ता है। एक साल में वो 365 पेज पढ़ चुका होता है, यानी एक मोटी किताब। एक इंसान रोज 50 रुपए बचाता है तो साल के अंत में उसके पास 18,000 रुपए होंगे। और अगर वो कंपाउंडिंग में लगाता है तो ये कुछ सालों में बड़ी दौलत बन सकती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आज फल नहीं देता। ये इंस्टाग्राम रील की तरह तेज नहीं है, ये यूट्यूब शॉर्ट नहीं है, ये तो एक डॉक्यूमेंट्री है, धीरे चलने वाली पर असली। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख क्या है? अगर आप कंपाउंडिंग को समझ गए तो आपने पैसे की सबसे बड़ी सुपर पावर को पहचान लिया। अब खुद से पूछिए, क्या मैं इतनी पेशेंस रख सकता हूं? क्या मैं 10 साल तक इंतजार कर सकता हूं जब सब जल्दी रिटर्न मांग रहे हैं? अगर हां, तो आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जिन्हें वॉरेन बफेट की तरह अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले अध्याय में जानते हैं। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। कमाना एक बात है, पर क्या आप उसे बचा भी पाएंगे? एक कहानी उस आदमी की जो अरबपति बना, लेकिन कुछ गलतियों ने सब कुछ छीन लिया। देखते रहिए किताब गथा, जहां किताबें नहीं जिंदगी के राज खुलते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन है पैसा बचाए रखना। आपने भी देखा होगा, कोई अचानक अमीर बनता है और फिर कुछ ही सालों में कर्ज में डूब जाता है। तो सवाल यह नहीं है कि आप कितनी दौलत बना सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप उसे संभाल सकते हैं? चलिए एक सच्ची घटना से शुरुआत करते हैं। साल 2008। एक नाम सबकी जुबान पर था, राजेश मेहता। बदला हुआ नाम, शेयर मार्केट में कम उम्र में करोड़ों का मालिक बना। लोगों ने कहा जीनियस है, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। हर बार बड़ा दांव खेलने की कोशिश, रिस्क, फिर उससे भी बड़ा रिस्क, और फिर
क्रैश, एक ऐसा नुकसान जिससे कभी उबर ना सका। आज वही राजेश जो कभी टीवी इंटरव्यू में आता था, अब एक छोटे ऑफिस में अकाउंटेंट की नौकरी करता है। क्यों? क्योंकि वो ये अमीर तो बन गया था, पर अमीरी को समझ नहीं पाया। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में कहते हैं, पैसे पाने के लिए जोखिम उठाना, साहस और आशावाद की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसे रखने के लिए ह्यूमिलिटी, कॉजन और फियर की आवश्यकता होती है। यानी पैसा कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, पर उसे बनाए रखने के लिए डर, मौज और बासावधानी जरूरी है। अब बात करते हैं एक और कहानी की। जिम सिमंस, डेस्टार, दुनिया का सबसे सफल हेज फंड मैनेजर। उन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिए जो इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन कभी टीवी पर आते नहीं, ना इंटरव्यू, ना सोशल मीडिया, ना दिखावा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं रियल वेल्थ वही है जो शोर नहीं करती। वो दिखावे में नहीं, पाने के निरंतरता और स्थिरता और स्तंभन में विश्वास रखते हैं। तो क्या फर्क है अमीर बनने और अमीर बने रहने में? अमीर बनने के लिए आपको सामने आना पड़ता है, पर अमीर बने रहने के लिए आपको पीछे हटना पड़ता है। लोग जब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो उन्हें लगता है मैं अब कभी हारूंगा नहीं, और यही होता है सबसे बड़ा जाल। इस अध्याय में हाउसेल 3 ऐसे गुणों की बात करते हैं जो अमीरी को टिकाए रखते हैं। 1, विनम्रता। हल्का डर दो, बचते एक आदत की तरह। बचते एक आदत की तरह हर बार जब आप कोई बड़ा निवेश करते हैं या कोई बड़ा दांव लगाते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसके बाद भी बचा रहूंगा? क्योंकि लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, जिंदा रहना जरूरी है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या आप लंबे समय तक संपन्न अच्छे रहना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है लाइफ टाइम वेल्थ, तो आपको रिस्क के साथ साथ संयम और सावधानी को भी अपनाना होगा। चैप्टर 5 की सबसे बड़ी सीख, पैसा कमाने के लिए साहस चाहिए, पर उसे बचाए रखने के लिए विनम्रता जरूरी है। अगले अध्याय में मिलते हैं एक ऐसे रहस्य से जो हमारी सोच को बदल सकता है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन, जहां असली जीत छिपी होती है, कुछ गिने चुने पलों में जो सब कुछ बदल देते हैं। देखते रहिए किताब गधा, जहां कहानियां आपकी सोच को नया आकार देती हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। चैप्टर 7, फ्रीडम। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, क्या आप कहेंगे पैसे, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सालों तक की छुट्टी या फिर लाखों की सैलरी? शायद, लेकिन नहीं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है फ्रीडम, अपने समय पर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की आजादी। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि बेहोशी हम पैसा कमाते हैं, दौलत जुटाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन असल में जो चीज हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है वो है कंट्रोल ओवर आवर टाइम। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। सुरेश नाम का एक आदमी था जिसे बड़ी एमएनसी में नौकरी मिली। सैलरी लाखों में, कार, ऑफिस, शोहरत, सब कुछ। लेकिन हर दिन की शुरुआत किसी और की मीटिंग से होती थी, हर फैसला किसी और की मर्जी से। कब छुट्टी लेनी है, कब खाना खाना है, यहां तक कि कब हंसना है, यह भी किसी दूसरे की टाइमिंग पर था। कुछ सालों बाद सुरेश को समझ आया, वो अमीर जरूर हो गया था लेकिन आजाद नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, रावी नाम का एक आदमी था, छोटी सी डिजिटल एजेंसी चलाता था, कमाता था सुरेश से आधा भी नहीं, लेकिन उसकी सुबह तब होती जब वो चाहता। वो अपने बच्चों के साथ खेलता, समय पर खाना खाता, काम करता जब मन हो, कभी अगर मूड नहीं तो छुट्टी, और सबसे खास बात, किसी और की मर्जी का गुलाम नहीं था। मॉर्गन कहते हैं The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. सोचिए, आप हर सुबह अपनी मर्जी से जागे, ना किसी बॉस की कॉल, ना किसी फॉर्म भरने की टेंशन, ना किसी मीटिंग की चिंता। क्या यही असली अमीरी नहीं? इस दुनिया में बहुत से लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन फिर भी हर दिन भागते हैं,
क्योंकि उनका टाइम किसी और का होता है। इस अध्याय में हमें यह भी समझाया गया है कि फ्रीडम एक नंबर नहीं है। यह कोई खास इनकम, बैंक बैलेंस या रैंक नहीं। यह एक भावना है, एक ऐसा अनुभव जहां हम खुद को खुद के फैसलों का मालिक महसूस करें। और उसके लिए हमेशा ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है कम चाहने की और संतुलित जीने की। अब आपसे एक सवाल, क्या आप आजाद हैं या आप किसी और की बनाई हुई स्क्रिप्ट जी रहे हैं? क्या आपके पास वक्त है अपने लिए, अपने परिवार के लिए? अगर नहीं तो सोचिए, पैसा किस काम का? चैप्टर 7 की सबसे गहरी सीख, असली दौलत है अपनी जिंदगी का कंट्रोल। और अगर आपके पास वो नहीं तो आप चाहे जितना भी कमा लें, आप कभी अमीर नहीं कहला सकते। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। एक ऐसी गलतफहमी जिसमें हम सब फंसे होते हैं, जहां हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जीते हैं, लेकिन वो हमें नोटिस तक नहीं करते। देखते रहिए किताब गाथा, जहां कहानियां आपको खुद से जोड़ती हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। एक दिन आप सड़क पर चलते हुए एक चमचमाती कार देखते हैं, लाल रंग की फेरारी या एक रेंज रोवर जिसमें टिंटेड ग्लास है। आप उसे देखकर क्या सोचते हैं? वाह क्या कार है, काश मेरे पास भी होती। पर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, आप कार को देखते हैं लेकिन उस इंसान को नहीं जो उसके अंदर बैठा है। और यही है इस अध्याय की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब कोई महंगी कार खरीदता है या महंगे कपड़े पहनता है या एक लग्जरी घर में रहता है, तो उसका मकसद होता है लोगों को इंप्रेस करना। वो चाहता है कि लोग उसे देखें और कहें वो कितना सफल है, कितना अमीर है, क्या लाइफ जी रहा है। लेकिन असल में होता क्या है? लोग आपकी तारीफ नहीं करते, वो खुद चीजें खुद की तारीफ करते हैं जो आपने खरीदी है। वो कहते हैं क्या कार है, पर ये नहीं कहते क्या इंसान है जिसने ये खरीदी। अब सोचिए, अगर आप एक महंगी घड़ी पहनते हैं या गुच्ची का बैग लेकर चलते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि लोग आपको पसंद करेंगे। पर सच्चाई ये है, लोग आपको नहीं, आपकी चीजों को देखकर खुद के बारे में सोचते हैं। मुझे भी ऐसा चाहिए, मैं कब खरीद पाऊंगा, मेरी सैलरी कम क्यों है। तो हुआ क्या? आपने पैसा खर्च किया लोगों को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन वो लोग तो अपने बारे में सोचने लग गए। हाउसेल कहते हैं, वी यूज वेल्थ एज अ टूल टू गेन रिस्पेक्ट, बट द आयरनी इज वेल्थ डजंट ब्रिंग रिस्पेक्ट, इट ब्रिंग्स एनवी और इग्नोरेंस। मतलब हम पैसा खर्च करते हैं इसलिए कि लोग हमें सराहें, पर लोग या तो जलते हैं या नोटिस ही नहीं करते। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। एक बार एक आदमी ने अपने पूरे बोनस से BMW खरीदी। ऑफिस में सबने देखा, तारीफ की, लेकिन एक हफ्ते बाद वो कार भी आम हो गई और उसकी EMI, टेंशन और ओवरटाइम जिंदगी का बोझ बन गए। वो इंसान अब मुस्कुराता नहीं था, वो बस दिखावे की मुस्कान पहनता था। क्या यही इज्जत है? क्या यही सफलता? मॉर्गन इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं, इज्जत तब मिलती है जब आप विनम्र हों, जब आप सुनना जानते हो, जब आप अपनी पहचान चीजों से नहीं बल्कि स्वभाव से बनाते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप दिखावे के लिए जी रहे हैं? क्या आप वो चीजें खरीदते हैं जो आपको खुश करती हैं या जो दूसरों को खुश देखना चाहती हैं? क्योंकि अगर आप हर फैसले में सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी और अपनी जिंदगी नहीं बल्कि लोगों की पसंद अब मौत की जिंदगी जी रहे हैं। चैप्टर 8 की सबसे बड़ी सीख, दिखावा कभी भी इज्जत नहीं दिलाता। इज्जत मिलती है इंसान के किरदार से, न कि उसकी कार से। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, जहां हम जानेंगे असल दौलत वो नहीं जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो है जो आप छुपाकर बचाते हैं। देखते रहिए किताब गथा, जहां हर चैप्टर एक आईना है जो आपको खुद की आंखों में देखने की ताकत देता है। पद्मांसिकता ऑफ मनी, चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी,
आपने कभी किसी को देखकर सोचा है, क्या इंसान है, क्या लाइफ है, महंगी कार, बड़ा बंगला, ब्रांडेड कपड़े, विदेश यात्राएं। हम सोचते हैं वाह कितना अमीर होगा ये। पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं असल दौलत वो नहीं जो आप देख रहे हैं, असल दौलत वो है जो आप देख ही नहीं सकते। आप जो चीजें देखते हैं वो खर्चे हैं, दौलत नहीं। दौलत है जो बचा लिया गया है, दिखाया नहीं गया। एक कहानी से समझते हैं। अजय और विजय, दो दोस्त, दोनों की सैलरी लगभग बराबर। अजय हर महीने ईएमआई, महंगी डाइनिंग और सोशल मीडिया लाइफस्टाइल में सब कुछ खर्च कर देता है। विजय भी उतनी ही कमाई करता है, पर वो हर महीने थोड़ी बचत करता है, थोड़ा निवेश करता है और बाकी सिंपल लाइफ जीता है। अब बाहर से देखने पर लगता है अजय अमीर है, विजय साधारण। लेकिन असल में 10 साल बाद अजय कर्ज में डूबा है, विजय के पास 40 लाख की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि विजय की दौलत दिखती नहीं थी, वो छुपी हुई थी। मॉर्गन कहते हैं स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना आपकी दौलत को सबसे तेजी से घटा देता है। अब एक सवाल आपसे, जब आप किसी को एप्पल वॉच, आईफोन या BMW के साथ देखते हैं, क्या आप उनके बैंक बैलेंस को भी देख पाते हैं? नहीं। तो आप कैसे मान लेते हैं कि वो अमीर है? दौलत का असली मतलब है वो पैसा जो आपने अभी खर्च नहीं किया, वो पैसा जो आपके इमरजेंसी फंड में है, वो शेयर मार्केट में बढ़ रहा है, वो बचत जो आपके भविष्य को सुरक्षित बना रही है। हाउसल हमें याद दिलाते हैं हम दौलत को तभी महत्व देना शुरू करते हैं जब हम उसे खो देते हैं। मतलब जब तक पैसा आपके पास है और वो दिख नहीं रहा, तब तक वो आपकी सुरक्षा है। पर जब वो सब दिखने लगे, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, दिखावा, तो यकीन मानिए आपने अपनी दौलत को पहन लिया है और बचत को खो दिया है। अब सोचिए, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो दिखता अमीर है, या वो जो हकीकत में अमीर है? चैप्टर 9 की सबसे गहरी सीख। दौलत कोई दृश्य नहीं है, बल्कि वो एक साइलेंट शक्ति है जो आपके भविष्य को मजबूत करती है, बिना शोर के। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 10, बचत करना, जहां हम समझेंगे क्यों बचत एक कला है और कैसे ये आपको हर तूफान से बचा सकती है। देखते रहिए किताब गाथा, जहां पैसा सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 10, सेव मनी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, इतनी कम सैलरी में बचत कैसे करें? पैसे तो आने से पहले ही खर्च हो जाते हैं। सेविंग बाद में करेंगे, पहले जिंदगी जी लें। ये बातें हम सब ने कही या सुनी है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव, सेविंग इज द रीजन इटसेल्फ। इस अध्याय में एक बहुत साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई सामने आती है। कमाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है बचाना। अब एक कहानी से समझते हैं। रोहित नाम का एक युवा था, सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और हर महीने ट्रेंडी शॉपिंग, हर वीकेंड पार्टी, नए गैजेट्स, इंस्टा स्टोरीज। बचत? अरे यार, अभी तो कमाना शुरू किया है, अभी क्यों बचाएं? लेकिन फिर आया एक दिन पेंडेमिक। कंपनी ने छंटनी की, सैलरी बंद, 3 महीने में बैंक बैलेंस खाली, इज्जत, लाइफस्टाइल, हंसिया सब गायब। क्यों? क्योंकि उसने कमाया बहुत लेकिन बचाया नहीं। मॉर्गन कहते हैं बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विथ योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉट्स टू डू विथ योर सेविंग्स रेट। मतलब आप करोड़ों कमाते हो या हजारों, अगर आप बचा नहीं पा रहे तो आप अमीर नहीं हैं। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे जोड़ना नहीं है। सेविंग का मतलब है अभ्यास, आत्मनियंत्रण, भविष्य की परवाह और अपने आज की ललक पर काबू। अब सोचिए, बचत आपको क्या देती है? एक, फ्रीडम, कभी भी नौकरी छोड़ सकते हैं। 2, सिक्योरिटी, मेडिकल इमरजेंसी में डर नहीं। 3,
अपॉर्चुनिटीज, अच्छा मौका आए तो तुरंत फैसला। पार, पीस, चैन की नींद, बिना तनाव, और सबसे बड़ी बात, बचत आपको वक्त खरीद कर देती है। एक और दिल छू लेने वाली बात मॉर्गन इस अध्याय में कहते हैं, The only factor you can control better than others is how much you save. यानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपके हाथ में नहीं, मार्केट की चाल आपके हाथ में नहीं, लेकिन बचत पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। सेविंग का कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता। आप 50 रुपए भी बचा सकते हैं और वो आपको अनुशासन सिखा सकता है। बात अमाउंट की नहीं, बात आदत की है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने पैसों के साथ रिश्ता बनाया है, या हर महीने आते ही वो आपसे दूर भाग जाते हैं? अगर आपने बचत नहीं सीखी तो कमाई चाहे जितनी हो, आप हर बार खाली रहेंगे। चैप्टर 10 की सबसे बड़ी सीख, बचत करना इनकम के बाद की चीज नहीं है, ये एक सोच है जो इनकम से पहले शुरू होनी चाहिए। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए। चैप्टर 11, रीजनेबल। रैशनल, जहां हम समझेंगे हर फाइनेंशियल फैसला सही नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके लिए सही होना चाहिए, क्योंकि पैसा एक भावना भी है, सिर्फ गणित नहीं। देखते रहिए किताब गधा, जहां हर अध्याय आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 11, रीजनेबल। रैशनल, आपने कभी सोचा है जब भी फाइनेंस की बात होती है तो लोग कहते हैं बी रैशनल, इमोशन हटाओ, लॉजिक से सोचो। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं यू आर नॉट अ स्प्रेडशीट, यू आर अ ह्यूमन। मतलब जिंदगी कोई एक्सेल शीट नहीं होती। यहां हर फैसला एक कैलकुलेशन नहीं, बल्कि एक कहानी, एक भावना होती है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी, दिल छू जाने वाली बात बताई गई है। सही निर्णय बुद्धिमान निर्णय से बेहतर होते हैं, क्योंकि हम एकदम बुद्धिमान दुनिया में नहीं रहते। अब एक कहानी से समझते हैं। थे, जानकारी थी और सलाह भी। सब लोग कहते मार्केट में पैसा लगा दो, एसआईपी करो, ये करो, वो करो। लेकिन अनीता ने पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा। लोगों ने हंसाया, क्या बेवकूफी है, इतना कम रिटर्न? पर अनीता को शांति मिलती थी जब वो जानती थी कि उसका पैसा सुरक्षित है, जहां जरूरत पड़ी हाथ में रहेगा। अब बताइए, क्या उसका फैसला गलत था? शायद वो रैशनल नहीं था, पर उसके लिए वो रीजनेबल था। हाउसल कहते हैं पीपल डोंट वांट द मैथमेटिकली ऑप्टिमल डिसीजन, दे वांट द डिसीजन दैट कीप्स देम स्लीपिंग पीसफुली एट नाइट। और यही सच्चाई है। पैसा कोई प्रतियोगिता नहीं, ये एक व्यक्तिगत यात्रा से है, जहां हर इंसान की मंजिल अलग है, रास्ता अलग है, डर अलग है। अब सोचिए, अगर आप हर बार सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागते हैं तो आप शायद अस्थिरता, चिंता और अनिश्चितता के साथ जीना सीख लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी कम कमाई और ज्यादा सुकून चुनते हैं तो आप लंबी दौड़ के खिलाड़ी बन जाते हैं। हाउसल कहते हैं रैशनल डिसीजंस मेक सेंस इन थ्योरी, बट रीजनेबल डिसीजंस वर्क बेटर इन रियलिटी। एक और उदाहरण लीजिए, इमरजेंसी फंड। कुछ लोग कहते हैं बैंक में पैसे पड़े रहेंगे, वो तो इन्फ्लेशन खा जाएगा। लेकिन जब जिंदगी एक जोरदार थप्पड़ मारती है, हॉस्पिटल का खर्चा, नौकरी चली जाए, तब वही इमरजेंसी फंड शिव का त्रिशूल बन जाता है। क्या वो लॉजिक से बेस्ट था? नहीं, लेकिन रियल लाइफ में सबसे सही फैसला वही था। तो अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल फैसला लें तो सिर्फ ये मत सोचिए सबसे ज्यादा फायदा कहां है, बल्कि ये पूछिए क्या मैं इससे चैन से सो पाऊंगा? चैप्टर 11 की सबसे गहरी सीख, परफेक्ट प्लान से बेहतर होता है वो प्लान जो आपके दिल को सुकून दे सके। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, चैप्टर 12, सरप्राइज, जहां हम समझेंगे दुनिया वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं और कैसे हमारी प्लानिंग को हिला सकती है सिर्फ एक अनदेखी घटना। देखते रहिए किताब गथा, जहां हर अध्याय एक आईना है जिसमें आप अपनी सोच की परछाई देख सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी,
चैप्टर 12 सरप्राइज। आपने अपने जीवन के हर बड़े फैसले की प्लानिंग की होगी। 10 साल बाद घर लेंगे, 15 साल बाद रिटायर होंगे, 40 की उम्र में इतना पैसा जोड़ लेंगे। लेकिन अब एक सवाल पूछिए खुद से, क्या सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी सरप्राइज से भरी होती है। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में एक कड़वा लेकिन जरूरी सच बताते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सरप्राइजिंग इवेंट्स। यानी इतिहास वो नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, बल्कि वो है जो हमें चौंका गया। अब सोचिए, 2008 का आर्थिक संकट, 2020 की महामारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उफान, क्रिप्टो की तेजी और गिरावट, इनमें से कौन सी चीजें आपने पहले से प्लान की थी? कोई नहीं। लेकिन इन्हीं घटनाओं ने हमारी सोच, हमारे पैसे, हमारी जिंदगी बदल दी। हाउसेल कहते हैं, द बिगेस्ट रिस्क इज वॉट नो वन सीज कमिंग। और यही है असली डर। जो दिख रहा है वो खतरा नहीं, जो दिखता नहीं वही सबसे बड़ा तूफान बनता है। अब एक सच्ची कहानी। निखिल एक होशियार इन्वेस्टर था। हर चीज उसने प्लान कर रखी थी, SIP, FD, म्यूचुअल फंड, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। पर एक दिन अचानक उसके पिता को ICU में भर्ती कराना पड़ा। इंश्योरेंस लिमिट खत्म हो गई, हॉस्पिटल ने एडवांस मांगा, और तब निखिल को समझ आया, उसने रिस्क तो देखा था पर सरप्राइज के लिए तैयार नहीं था। मॉर्गन कहते हैं, मोस्ट थिंग्स दैट मैटर कम फ्रॉम इवेंट्स दैट आर अनएक्सपेक्टेड। आपकी शादी कब होगी, आपका बच्चा कब बीमार पड़ेगा, आपकी नौकरी कब जाएगी, कोई नहीं जानता। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अभी की स्थिति पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कल की अनदेखी मुसीबतों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की। हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं बीते हुए इतिहास को देखकर। लेकिन अगर इतिहास खुद ही सरप्राइजों से भरा हो तो क्या वो सही गाइड हो सकता है? शायद नहीं। इसलिए भविष्य के लिए सबसे सही तरीका है फ्लेक्सिबिलिटी प्लस प्रिपरेशन प्लस ह्यूमिलिटी। अब आपसे एक सवाल, क्या आपके फाइनेंशियल प्लान में जगह है सरप्राइजेस के लिए, या आपने सब कुछ इतने टाइट तरीके से बांधा है कि हल्का सा झटका भी सब कुछ बिखेर सकता है? चैप्टर 12 की सबसे बड़ी सीख, जो खतरा दिखता है वो डराता है, पर जो दिखता नहीं वो बर्बाद कर सकता है। इसलिए खुद को उस अनदेखे के लिए तैयार करना ही असली समझदारी है। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, चैप्टर 13 रूम फॉर एरर, जहां हम समझेंगे प्लान चाहे जितना अच्छा हो, थोड़ी गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए गलती और गड़बड़ी की, क्योंकि जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं चलती। देखते रहिए किताब गधा, जहां हर चैप्टर आपको बदलने के लिए नहीं बल्कि आपको समझने के लिए है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। कभी सोचा है, हम प्लान बनाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, हर चीज की गणना करते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी कोई गणित का सवाल नहीं है। यहां हर उत्तर के साथ एक बेगुंजाइश जुड़ी होती है। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में कहते हैं, रूम फॉर एरर इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड फोर्सेस इन फाइनेंस। यानी थोड़ी गुंजाइश रखना पैसे के खेल में सबसे समझदार बात है। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। रमेश नाम का एक आदमी था, बहुत सटीक प्लानिंग करता था। हर खर्चा, हर निवेश, हर EMI, हर चीज टाइम पर एक दिन मां की तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल का खर्चा, ट्रैवल, दवाइयां, उसकी पूरी प्लानिंग बॉडी टूट गई। क्यों? क्योंकि उसमें रूम फॉर एरर दिया नहीं था, जीरो फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जीरो सेफ्टी। मॉर्गन कहते हैं, आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी एक किस्मत बन सकते हैं यदि आप त्रुटि के लिए मार्जिन की अनुमति देते हैं। मतलब आप हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने अपने फैसलों में थोड़ी गुंजाइश छोड़ी है तो गलती होने पर भी आप गिरेंगे नहीं। अब सोचिए, अगर आप 100% अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते हैं और एक दिन मार्केट गिर गया
या आप हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं और अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। क्या आप तैयार हैं? रूम फॉर एरर का मतलब है सेविंग्स जो इमरजेंसी में साथ दे, एक्स्ट्रा टाइम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, असम्पशंस को थोड़ा ढीला रखना, और सबसे जरूरी थोड़ी विनम्रता कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने सपनों में भी थोड़ी गुंजाइश रखी है, या सब कुछ 100% परफेक्ट चाहिए? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, परफेक्शन एक भ्रम है, और प्लानिंग तभी टिकती है जब उसमें इंसान होने की गलती की जगह हो। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, सबसे स्मार्ट प्लान वो है जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचा गया हो, थोड़ा एक्स्ट्रा बचाया गया हो, और थोड़ा एक्स्ट्रा सहने की ताकत रखी गई हो। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, चैप्टर 14, आप बदलेंगे, जहां हम समझेंगे आज जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं कि कल भी वैसा ही सोचेंगे। तो क्या हम अपने फाइनेंशियल प्लान को भी बदलने की छूट देंगे? देखते रहिए किताब गाथा, जहां हर अध्याय आपको जीवन के अगले मोड़ के लिए तैयार करता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 14, यू विल चेंज। क्या आपने कभी सोचा है जो फैसले आपने आज लिए हैं, क्या वो 10 साल बाद भी आपके लिए उतने ही सही होंगे? हो सकता है नहीं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा सच यही है, हम बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारे सपने बदलते हैं, और हमारी जरूरतें भी। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज हार्ड बिकॉज पीपल्स गोल्स एंड डिजायर्स चेंज ओवर टाइम। यानी लंबी दूरी की प्लानिंग करना मुश्किल है, क्योंकि हम खुद वक्त के साथ बदल जाते हैं। अब एक कहानी से समझते हैं। अंजलि जब 22 साल की थी तो उसने ठान लिया, 30 साल की उम्र तक मुझे एक बड़ा घर, BMW और करोड़ों की नेटवर्थ चाहिए। उसने सब कुछ उसी प्लान के हिसाब से बनाया। पर 29 की उम्र में जब उसका बच्चा पहली बार मां बोलकर मुस्कुराया, तब उसे समझ आया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये पल चाहिए। उसने अपनी हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़ दी, एक सिंपल ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, और हर रोज अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने खुद जाती। क्या उसकी सोच गलत थी पहले? नहीं, वो सही थी उस वक्त के लिए, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। मॉर्गन कहते हैं, अवॉइड द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, लीव रूम फॉर योर फ्यूचर सेल्फ टू हैव अ से इन योर लाइफ। मतलब जब आप आज अपने लिए कोई लंबी योजना बना रहे हो, तो उसमें अपने भविष्य वाले खुद के लिए थोड़ी जगह छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आज जो घर आप बनाना चाहते हैं कल वो बोझ लगे। आज जो नौकरी आपकी पहचान है कल वही जंजीर बन जाए। आज जो लाइफस्टाइल आपका सपना है कल उसी से आप भागना चाहें। आप अपने भविष्य की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि आप खुद उस भविष्य में बदल चुके होंगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने प्लान में लिखा अपनी अलचीलापन अपडेट रखा है, या सब कुछ एक ही रास्ते पर बांध दिया है? क्या आपके पास इतना स्पेस है कि आप भविष्य में अपनी सोच बदल सकें और बिना शर्म के, बिना डर के नए रास्ते चुन सकें? चैप्टर 14 की सबसे गहरी सीख, हम बदलेंगे, ये तय है। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इतनी समझदारी रखिए कि वो बदलाव के लिए तैयार रहे। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, चैप्टर 14, नथिंग्स फ्री, जहां हम जानेंगे हर चीज की एक कीमत होती है, और कभी कभी सबसे कीमती चीज वो होती है जो दिखती ही नहीं। देखते रहिए किताब गाथा, जहां आप सिर्फ किताबें नहीं समझते, बल्कि खुद को थोड़ा और बेहतर पहचानते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। जब हम कुछ खरीदते हैं तो क्या करते हैं? प्राइस टैग देखते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सम ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ डोंट हैव अ प्राइस टैग, लेकिन उनकी भी एक कीमत होती है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है, कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की कीमत होती है, चाहे वो पैसा हो, समय हो, चिंता हो या नींद।
एक कहानी से शुरू करते हैं। रावी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, काफी रिसर्च की, टिप्स ली, प्लान बनाया। पहले कुछ महीने तो फायदे हुए, फिर एक दिन मार्केट गिरा। अचानक पैनिक, रात भर नींद नहीं आई, फोन बार बार चेक करना, रिपोर्ट्स पढ़ना, बेचैनी, डर। उसने तब समझा प्रॉफिट तो हुआ था, पर उसकी कीमत थी मेंटल पीस। मॉर्गन इस कोस्ट को कहते हैं द प्राइस ऑफ एडमिशन। यानी अगर आप बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कीमत चुकानी ही होगी। वो कीमत हो सकती है अनिश्चितता, डर, बाजार की अस्थिरता, दूसरों से अलग रास्ता चुनने की हिम्मत। अब सोचिए, जब आप लंबी यात्रा पर जाते हैं तो क्या बिना थके पहुंच सकते हैं? नहीं। तो जब आप फाइनेंशियल सक्सेस की यात्रा करते हैं तो क्या बिना दर्द, चिंता और त्याग के मंजिल मिल सकती है? शायद नहीं। हाउसल कहते हैं लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग डिमांड्स अ प्राइस, but its price is not immediately obvious like a product in a store. It's hidden, paid with stress, doubt, regret and uncertainty. और अब आपसे एक सवाल, जब आप मार्केट गिरने पर घबरा जाते हैं या जब दूसरे लोग करोड़ों कमा रहे हो और आप शांत बैठे हो, तो क्या आप उस कीमत को स्वीकार करते हैं या फिर बिना कीमत चुकाए सिर्फ रिवॉर्ड चाहते हैं? सोचिए, जिम में मसल्स पाने के लिए पेन जरूरी है, डॉक्टर बनने के लिए स्लीपलेस नाइट्स जरूरी है, और अमीर बनने के लिए धैर्य, गिरावट सहना और फोमो से ऊपर उठना जरूरी है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, हर चीज की कीमत होती है, जो दिखती नहीं वही असली होती है, और जो इंसान ये कीमत चुकाने को तैयार होता है, सिर्फ वही असली अमीरी तक पहुंचता है। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, चैप्टर 16, यू एंड मी, जहां हम जानेंगे कैसे हम सब पैसे को अलग अलग नजरिए से देखते हैं और दूसरों की स्ट्रैटेजी हमेशा हमारे लिए सही नहीं होती। देखते रहिए किताब गत्ता, जहां पैसे की बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जिंदगी को छूती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 16, यू एंड मी। आपने कभी किसी को देखा है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हुए, या अचानक कोई बड़ी खरीद करते हुए और सोचा हो ये क्या कर रहा है यार, पागल है क्या? पर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं लोग पैसे के साथ क्रेजी चीजें करते हैं, न क्योंकि वे क्रेजी हैं, लेकिन क्योंकि वे दुनिया को आपकी तरह देखते हैं। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर और जरूरी बात कही गई है। हम सब पैसे को अपने अनुभव, अपने डर और अपनी जरूरतों के हिसाब से समझते हैं। कोई भी एक जैसा नहीं सोचता। अब एक कहानी सुनिए। राहुल और नेहा दोनों ने एमबीए किया, दोनों की नौकरी भी शानदार। राहुल शेयर मार्केट का दीवाना था, हर हफ्ते ट्रेडिंग करता, रिस्क लेता, गिरता उठता, लेकिन उसे मजा आता। नेहा बिल्कुल उलट थी। वो फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड और सेफ इन्वेस्टमेंट में यकीन रखती थी। एक दिन बहस हुई। राहुल बोला, तू डरपोक है, तू कभी अमीर नहीं बन सकती। नेहा मुस्कुराकर बोली, मैं रिस्क नहीं लेती क्योंकि मैंने अपने पापा को पैसे डूबते हुए देखा है। बस राहुल चुप हो गया। यही तो मॉर्गन समझाते हैं। हम जिस दौर से गुजरते हैं, हम जो चीजें अपनी आंखों से देखते हैं, वही तय करता है कि पैसा हमारे लिए क्या मायने रखता है। हाउसल कहते हैं आपके व्यक्तिगत अनुभव शायद दुनिया में हुए घटनाओं का शायद 1 अरबवां हिस्सा है, लेकिन शायद दुनिया के काम करने के तरीके के 12% हो सकते हैं। मतलब आपका पैसा देखने का तरीका आपके जीवन की कहानी से बना है, न कि दुनिया की किताबों से। अब सोचिए, एक इंसान जिसने 2008 में अपना सब कुछ खो दिया, वो कभी शेयर मार्केट को आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। वहीं जिसने बिटकॉइन से लाखों कमाए, वो आपको हर बार क्रिप्टो का प्रचार करता दिखेगा। दोनों गलत नहीं है, दोनों बस अलग हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने पैसों से जुड़े नजरिए को दूसरों पर थोपने की कोशिश की है?
या क्या आपने किसी की स्ट्रैटेजी को देखकर खुद को कमजोर समझा? अगर हां, तो रुकिए, क्योंकि इस अध्याय की सबसे सच्ची बात यही है। यू एंड मी, हम अलग हैं, हमारी सोच अलग है, इसलिए हमारी पैसे की योजना भी अलग होनी चाहिए। तो अगली बार जब कोई कुछ ऐसा करे जो आपको पागलपन लगे, तो याद रखिए, वो आपके जैसा नहीं सोचता, और जरूरी नहीं कि उसे भी वैसा ही करना चाहिए जैसा आप करते हैं। चैप्टर 16 की सबसे बड़ी सीख, दूसरे लोग पैसे के साथ जो कर रहे हैं वो आपको गलत लग सकता है, पर उनके अनुभव में शायद वो सही हो, इसलिए तुलना नहीं, समझ बनाइए। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 17, दुनिया क्यों डर पर ज्यादा भरोसा करती है, उम्मीद पर कम, और कैसे ये आदत हमारे पैसे के फैसले बदल देती है। देखते रहिए किताब गाथा, जहां हर शब्द, हर लाइन आपको थोड़ा और समझदार बना देती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आपने कभी नोटिस किया है, अखबार में या सोशल मीडिया पर, अगर कोई कहे सब अच्छा होने वाला है तो लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन अगर कोई बोले सब तबाह हो जाएगा तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं, डर जाते हैं और उसी की बात मानने लगते हैं। क्यों? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पेसिमिज्म साउंड्स स्मार्टर, ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यही है, डर बेचना आसान है, उम्मीद बेचना मुश्किल। एक कहानी से समझते हैं। 2008 का समय, राकेश नाम का एक आदमी हर दिन शेयर मार्केट को देखता था। जब भी कोई कहता रिटर्न आएगा, धैर्य रखो, तो वो हंसता था। लेकिन जब किसी फाइनेंशियल गुरु ने कहा सब डूब जाएगा, क्रैश आ जाएगा, सावधान रहो, राकेश डर गया, अपने सारे पैसे निकाल लिए, लॉस में बेच दिया और फिर 5 साल तक मार्केट को हाथ नहीं लगाया। पर हुआ क्या? बाजार उठा और राकेश ने मौका गंवा दिया, क्योंकि डरने वाली बातों में एक अजीब सी सच की खुशबू होती है। जब कोई कहता है बुरा वक्त आने वाला है, तो हमें लगता है ये इंसान तो गहराई से सोचता है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पर उम्मीद पर टिके रहना मुश्किल है, क्योंकि डर हमेशा ज्यादा जोर से बोलता है। अब सोचिए, जब मार्केट गिरता है तो न्यूज चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला देता है। जब कोई स्टार्टअप फेल होता है तो लोग कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था। जब मंदी आती है तो हर जगह नकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन जब चीजें सुधरती हैं, जब लोग अपनी मेहनत से खड़े होते हैं, जब निवेश से लोग आगे बढ़ते हैं, तो कोई खबर नहीं बनती। मॉर्गन हाउसल बताते हैं, ग्रोथ हैपेंस स्लोली बट डिस्ट्रक्शन हैपेंस इंस्टेंटली। और इसी कारण से डर खबर बन जाता है। आपसे एक सवाल, क्या आपने डर की वजह से कोई बड़ा फाइनेंशियल मौका गंवाया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने इन्वेस्ट करने की सोच तो रखी, लेकिन डर की वजह से रुक गए? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सभी डरते हैं, लेकिन फर्क वही होता है, डर को सुने पर उस पर राजी मत हो जाइए। चैप्टर 17 की सबसे गहरी सीख, डर समझदारी नहीं होता, अक्सर वो एक जाल होता है जो हमें मौके से दूर कर देता है। इसलिए जरूरी है डर को पहचानना, पर उम्मीद को पकड़ कर रखना। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 18, जब आप कुछ भी मानने लगेंगे। जहां हम जानेंगे जब लोग जवाब नहीं ढूंढ पाते तो वो क्या करते हैं। वो किसी भी कहानी पर यकीन करने लगते हैं, सच हो या ना हो। देखते रहिए किताब गाथा, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि अपने अंदर की उलझनों को सुलझाते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। जब दुनिया में कुछ गलत होता है, मार्केट क्रैश होता है, बैंक डूब जाता है, कोई स्टॉक अचानक गिरता है, तो सबसे पहले क्या होता है? लोग जवाब ढूंढने लगते हैं। और जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो वे कुछ भी मानने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द मोर यू वॉन्ट समथिंग टू बी ट्रू,
the more likely you are to believe a story that overestimates the odds of it being true. यानी जब आप किसी चीज को सच होते देखना चाहते हैं तो आप उस पर यकीन कर लेते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। एक कहानी से समझते हैं। 2020 में एक युवक था, कुणाल। उसने सुना कि एक नया क्रिप्टो टोकन आ रहा है और कुछ लोग हफ्तों में करोड़पति बन गए। उसने भी सारा पैसा उसमें झोंक दिया। सोचा अब तो मेरी लाइफ बन गई, पर 3 महीने में वो टोकन गायब और उसके सपने भी। अब सवाल है, क्या कुणाल बेवकूफ था? नहीं, वो बस जवाब खोज रहा था। और किसी भी कहानी पर यकीन कर। मॉर्गन कहते हैं, दुनिया जटिल है लेकिन हम सादगी की लालसा करते हैं। एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्ट बिलीविंग कन्वीनियंट लाइज। जब कुछ हमारी समझ के बाहर होता है तो हम लॉजिक नहीं, कहानी ढूंढते हैं। और वही कहानियां, ओवरनाइट सक्सेस, हिडन सीक्रेट्स, गेट रिच क्विक फॉर्मूलाज, लोगों को फंसा देती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा किया क्योंकि वो सुनने में अच्छा लग रहा था? क्रिप्टो से जल्दी अमीर हो जाओ, ये स्टॉक 100x जाएगा, बस ये स्कीम लो और गारंटीड रिटर्न मिलेगा। अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं, हम सभी इंसान हैं। और इंसान कहानी पर यकीन करता है, आंकड़ों पर नहीं। पर हाउसल हमें चेतावनी देते हैं, रियलिटी इज मेसी एंड ट्रूथ इज ऑफ्टन बोरिंग, बट इफ यू अवॉइड इट you'll pay a heavy price। यानी सच नीरस होता है पर झूठ बहुत आकर्षक और खतरनाक भी। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कोई टू गुड टू बी ट्रू बात सुने तो रुकिए, उस पर सवाल कीजिए, सोचिए और फिर फैसला कीजिए। चैप्टर 18 की सबसे बड़ी सीख, अगर आप हर चीज का आसान जवाब चाहते हैं तो आप किसी भी कहानी पर यकीन कर लेंगे और यही आपको सबसे बड़ा नुकसान दे सकती है। सच्चाई को स्वीकार कीजिए, भले ही वो थोड़ी कठिन लगे। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, चैप्टर 19। सभी मिलकर अब, जहां हम अब तक की सीखी हर चीज को एक जगह समेटेंगे और समझेंगे कि पैसा सिर्फ निवेश या बचत का खेल नहीं है, बल्कि सोच, व्यवहार और भावनाओं का संतुलन है। देखते रहिए किताब गथा, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपकी सोच में बस जाती हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। 19 चैप्टर, इतने सारे किस्से, सिद्धांत, कहानियां, हर एक लाइन ने हमें यह सिखाया कि पैसा कमाना एक खेल नहीं बल्कि समझ, सोच और संयम की यात्रा है। और अब मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में हर टुकड़े को जोड़कर एक पूरा आईना दिखाते हैं। अब तक जो कुछ भी सीखा है वो सब एक साथ कैसे काम करता है। इस अध्याय का नाम है ऑल टुगेदर नाउ, यानी सब कुछ अब एक साथ समझो। मॉर्गन यहां 19 छोटे छोटे बिंदुओं में पूरे पैसे के मनोविज्ञान की आत्मा हमारे सामने रख देते हैं। तो आइए बिना देर किए हर सीख को एक बार फिर जीते हैं, भाव के साथ। वह पैसे की दुनिया में बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, ना कि आप कितने स्मार्ट हैं। होशियार होना जरूरी नहीं, संयम और धैर्य होना जरूरी है। 2, पैसा संभालने के लिए सबसे जरूरी चीज है लॉन्ग टर्म सोचना। अमीरी रातों में नहीं और वक्त तक में बनती है। 3, कमाई और दौलत 2 अलग बातें हैं। ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं होता, बचत करने से होता है चोर। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चमत्कार, पर उसकी ताकत तब दिखती है जब आप उसे तौतिक के समय देते हैं। 5, फ्यूचर में सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा आप सोचते हैं, इसलिए प्लान में लचीलापन रखिए। 6, प्लानिंग सिर्फ गणित नहीं, एक इमोशनल प्रोसेस है। डर, उम्मीद, लालच, ये सब आपके फैसलों को आकार देते हैं। 7, थोड़ी गुंजाइश हमेशा रखो, गलतियां होंगी, सरप्राइज आएंगे, पर अगर आपने स्पेस छोड़ी है तो आप बच निकलेंगे। 8, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने पैसे के फैसले मत लीजिए, क्योंकि उनका अनुभव, उनका डर आपसे अलग है। 9,
बाजार के डर से बाहर निकले लोग अक्सर सबसे बड़ा नुकसान उठाते हैं। 10, आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं, बस इतनी समझ होनी चाहिए कि गिरने पर कैसे संभलना है। 11, धीरे चलने वाले लोग जो लगातार चलते हैं अक्सर तेज दौड़ने वालों से आगे निकल जाते हैं। 12, रिस्क को समझो, वो जो दिख रहा है उससे ज्यादा खतरनाक वो होता है जो छुपा हुआ है। 13, आपका फाइनेंशियल गोल आज का नहीं 20-30 साल का है, इसलिए नजर तुरंत के प्रॉफिट पर नहीं, लंबे सफर पर रखो। 14, आप बदलेंगे तो आपकी जरूरतें और लक्ष्य भी बदलेंगे। प्लान बनाते वक्त खुद को इतनी आजादी जरूर दो। 14, 15वां, ज्यादा रिटर्न की चाह में अपनी नींद मत खो देना। मनी से पीस मिलना चाहिए, पैनिक नहीं। और आखिर में मॉर्गन कहते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट बिहेवियर, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। अब आपसे आखिरी सवाल, क्या आप पैसे को सिर्फ एक टारगेट समझते हैं या एक साथी जो आपकी जिंदगी को दिशा देता है? चैप्टर 19 की सबसे गहरी सीख, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे पैसे को सही से नहीं समझ पाएंगे, और जब आप ये समझ जाएंगे तब पैसा आपका गुलाम बनेगा, आप उसका नहीं। अब बारी है अंतिम चैप्टर की, चैप्टर 20 कन्फेशंस, जहां मॉर्गन अपने निजी अनुभव बताते हैं, वो गलतियां, वो मान्यताएं, वो सच्चाइयां जो उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखी और दिल से बांटी। देखते रहिए किताब कथा, जहां किताब खत्म नहीं होती बल्कि वहां से असली कहानी शुरू होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 20 कन्फेशंस। हमने अब तक इस किताब में सीखा कैसे पैसे के पीछे की सोच जरूरी है, कैसे डर, लालच और आदतें हमारी डिसीजंस को चलाती हैं। पर इस आखिरी अध्याय में मॉर्गन हाउसेल कोई ज्ञान नहीं देते, कोई गुरु मंत्र नहीं बताते, कोई फार्मूला नहीं, कोई थ्योरी नहीं, बस अपने दिल से कुछ सच्ची बातें साझा करते हैं। चैप्टर 20 का नाम है कन्फेशंस, यानी स्वीकारोक्तियां। मॉर्गन कहते हैं, मैं कोई फाइनेंशियल गुरु नहीं हूं, मैं भी गलतियां करता हूं और मेरी मान्यताएं भी हर किसी से मेल नहीं खाती। वो खुलकर बताते हैं कि वो ज्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागते, ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते, बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए पीस ऑफ माइंड पैसे से ज्यादा जरूरी है। अब आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टर होकर भी ये इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी क्यों अपनाता है? मॉर्गन जवाब देते हैं, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। और यही इस पूरे अध्याय की सबसे गहरी बात है। नो योर सेल्फ, अपना सच पहचानो और उसी के अनुसार पैसे से रिश्ता बनाओ। वो मानते हैं कि उनका फाइनेंशियल प्लान परफेक्ट नहीं है। उन्होंने भी कई बार फोमो में गलत फैसले लिए, उन्होंने भी जल्दी अमीर बनने का सपना देखा, लेकिन आज उन्हें समझ आया है, a plan that lets you sleep peacefully at night is better than a plan that looks good on paper. इस अध्याय में मॉर्गन एक इंसान की तरह सामने आते हैं, ना कि कोई एक्सपर्ट, और यही उन्हें इतना खास बना देता है। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आपने भी कभी ऐसा फैसला लिया जो दूसरों को बेवकूफी लगा हो पर आपके दिल को सुकून दिया हो? अगर हाँ, तो मॉर्गन की तरह आपने भी पैसे की सही साइकोलॉजी को समझ लिया है। चैप्टर 20 की सबसे सुंदर सीख, हर किसी का फाइनेंशियल सफर अलग होता है, ना कोई सही रास्ता है ना गलत, बस एक ही बात जरूरी है, क्या आप खुद को जानते हैं? और यहीं ये यात्रा पूरी होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी अब एक किताब नहीं रही, ये अब आपकी सोच का हिस्सा बन चुकी है। अगर आपने ये 20 चैप्टर पूरे देखे तो आप अब सिर्फ पैसे को नहीं, खुद को बेहतर समझने लगे। तो अगली बार जब आप पैसा कमाएं
खर्च करें या बचाएं, तो मॉर्गन की ये पंक्ति याद रखना: डूइंग वेल विद मनी हैज अ लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। आपका सफर यहीं खत्म नहीं होता, अब यह सिर्फ शुरुआत है, एक नई सोच, एक नई जिंदगी की।